गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात कर रहे थे कि माइक्रो प्रोपेगेशन कैसे तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ सिंथेटिक सीड के बारे में बात की थी कि सिंथेटिक सीड को कैसे रेडी किया जाता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, जीव द्रव्य संवर्धन। तो यहाँ जीव द्रव्य संवर्धन के लिए हमको भित्ति रहित कोशिका की आवश्यकता होती है। जिस कोशिका के जीव द्रव्य का संवर्धन होता है वो कोशिका कैसी होनी चाहिए? भित्ति रहित। अब जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में हमको पता है कि कोशिका के ऊपर क्या उपस्थित होती है? सेल वॉल। एक सिंगल सेल की बात की हमने, एक सिंगल सेल वॉल से आवृत होती है, चारों तरफ क्या मिलती है? उसके सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर एक और एनिमल सेल से अलग क्षमता पाई जाती है कि दो प्लांट सेल आपस में मिडिल लेमिला के द्वारा जुड़ी हुई होती है। दो प्लांट सेल आपस में मिडिल लेमिला द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और मिडिल लेमिला केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हमको सिंगल सेल तो तब प्राप्त होगी जब पहले हम जो कोशिका आपस में जुड़ी हुई है मिडिल लेमिला से, तो पहले मिडिल लेमिला से जुड़ी हुई कोशिकाओं को पृथक किया जाता है। उसके बाद यहाँ सेल वॉल को अलग किया जाता है, और सेल वॉल को अलग करके जो भित्ति रहित सेल हमको प्राप्त होती है उस भित्ति रहित सेल के प्रोटोप्लाज्म का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। तो यहाँ जीव द्रव्य का विलयन कैसे करेंगे? जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जीव द्रव्य का विलयन, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन। तो यहाँ दो विधियों के द्वारा किया जाता है। दो विधियां होती हैं जिनके जरिए हम यहाँ साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म को, एक तो होती है यांत्रिक विधि, और दूसरी होती है एंजाइमी विधि। एंजाइमेटिक मेथड। यहाँ दो विधियों के द्वारा हम किसी भी कोशिका से उसके साइटोप्लाज्म को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। यांत्रिक विधि को वर्तमान में यूज में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि यांत्रिक विधि में फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स की वजह से कोशिकाएं क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जब सेल क्षतिग्रस्त हो रही है तो यहाँ साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ एंजाइमेटिक मेथड को, एंजाइमी विधि को ही यूज में किया जाता है। वर्तमान में जो विधि यूज में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? एंजाइमेटिक मेथड यूज में लिया जाता है। रीजन क्या है? इसको यूज में लेने का कारण क्या है? कारण है सबसे पहले कि यहाँ सेल्स क्षतिग्रस्त नहीं होती, सेल्स क्षतिग्रस्त नहीं होती। और सेकंड, जो हमको प्रोटोप्लाज्म मिल रहा है या प्रोटोप्लास्ट जो हमको मिल रहा है वो ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इन दोनों रीजंस के कारण हम क्या करते हैं कि केवल और केवल एंजाइमेटिक मेथड को यहाँ पर काम में लेते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के द्वारा हम मिडिल लेमिला को भी आसानी से तोड़ सकते हैं, गला सकते हैं। जब मिडिल लेमिला एंजाइम्स के द्वारा गलती है तो सेल क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। दूसरा, सेल वॉल को भी हम आसानी से, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है, सभी को आसानी से एंजाइम्स के द्वारा हटा सकते हैं। तो यहाँ सेल्स ना तो क्षतिग्रस्त होंगी, ना साइटोप्लाज्म क्षतिग्रस्त होगा। कंफ्यूज मत होना, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, सभी का मतलब क्या है? जीव द्रव्य। तो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में और क्षतिग्रस्त ना होने के कारण ही यहाँ पर किसका यूज करते हैं? हम एंजाइमिक मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती कैसे? एंजाइमिक मेथड की प्रोसेस होती कैसे यूज में ली जाती है? तो इसके 4 स्टेप होते हैं।
एंजाइमिक मेथड के 4 स्टेप होते हैं, 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ कोशिका से जीव द्रव्य को प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले तो हमको एक्सप्लांट चूज करना है, क्योंकि इसी एक्सप्लांट से तो हमको क्या करना है, जीव द्रव्य लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक्सप्लांट चूज करते हैं और यहाँ एक्सप्लांट के रूप में हम पर्ण लेके चलते हैं। पर्ण का चयन किया, जब पर्ण का हमने चयन कर लिया तो इस पर्ण को हमने 70% एल्कोहल से धो लिया, 70% एल्कोहल से धोआ। धोने के बाद में पर्ण को लिया और इस पर्ण को 30 मिनट के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के विलयन में डाल देंगे। इस पर्ण को लेंगे और सोडियम हाइपोक्लोराइड के विलयन में 30 मिनट तक छोड़ देंगे। यहां से निकालेंगे 30 मिनट के बाद में, फिर हमारे पास में आसुत जल उपस्थित है, उस आसुत जल से इसको बार बार धोते हैं, आसुत जल से इसको बार बार धोते हैं। धोने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ जो भी एल्कोहल था, चाहे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जो भी पर्ण पर लगा हुआ है वो सब क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो यहाँ इस पर्ण को बार बार आसुत जल से धोते हैं और आसुत जल से धोने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, पर्ण को फिल्टर पेपर पर रख लेंगे, फिल्टर पेपर पर रखते हैं। फिल्टर पेपर सुखाने का भी कार्य करेगा, क्योंकि जल से हमने धोया है, सुखाने का भी कार्य करेगा और साथ ही साथ इसी फिल्टर पेपर पर रख करके हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में। इसको अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में पर्ण का हमने स्टरलाइजेशन कर लिया। फर्स्ट स्टेप में हमको पर्ण का क्या करना है, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन करने के बाद में अब पर्ण को सेकंड स्टेप में क्या करना है, कट करना है। और कट करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, पर्ण को कट करना है। तो कट करने के लिए सबसे पहले तो हमें चिमटी चाहिए और ब्लेड चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पर्ण हमारे पास उपस्थित है, इस पर एक तो अपर एपिडर्मिस है और दूसरी यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस है। एक तो अपर एपिडर्मिस है और दूसरी यहाँ पर कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस से तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस को चिमटी की सहायता से, चिमटी की सहायता से अलग कर देंगे। झिल्ली समान होती है लोअर एपिडर्मिस, तो उसको आसानी से लेकर के हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस को चिमटी की सहायता से यहाँ से अलग कर लेंगे। जब हमने लोअर एपिडर्मिस को अलग कर लिया तो अब जो पर्ण हमारे पास है, इस पर्ण के 1 मिलीमीटर वर्गाकार के पीस कट करते हैं। 1 मिलीमीटर वर्गाकार के छोटे 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 इसके पर्ण के हम टुकड़े कर लेंगे। अब हमारे पास में टुकड़े भी प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर क्या नहीं है, एपिडर्मिस नहीं है। अब हमको क्या करना है कि ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों से अब सेल्स को पृथक करना है और सेल्स को पृथक करने के बाद में सेल वॉल को पृथक करना है। अब हमारे पास में 2 टारगेट बचे हैं। पहला तो सेल्स को पृथक करना, दूसरा सेल्स के ऊपर जो सेल वॉल है उसको पृथक करना। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप आता है, उस थर्ड स्टेप में हमको सेल्स को अलग करना होता है।
अब यहाँ स्टेप थर्ड में सेल्स को अलग करने के लिए और सेल वॉल को अलग करने के लिए हम यहाँ पर एंजाइमी विलयन का उपचार करते हैं। जो सेल्स के टुकड़े जो पर्ण के टुकड़े जो हमारे पास में थे, उन पर्ण के टुकड़ों को एंजाइमेटिक सॉल्यूशन से उपचारित करते हैं। तो देखिए यहां सेल्यूलोज उपस्थित है, सेल्यूलोज को पृथक करना है। यहाँ पर हेमीसेल्यूलोज उपस्थित है, तो हमको हेमीसेल्यूलोज को भी पृथक करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर पैक्टिन उपस्थित है, तो हमको उसको भी अलग करना है। तो देखिए पर्ण से जब हम सेल्यूलोज अलग करेंगे तो यहाँ कौन कौन से एंजाइम काम में लेंगे। तो यहाँ सेल्यूलोज ओजोनिका, सेल्यूलोज ओजोनिका काम में लेते हैं। दूसरा सेल्यूलोज ओजोनिका R10, इसको किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ इसको ट्राइकोडर्मा रिसी से प्राप्त किया जाता है। ट्राइकोडर्मा रिसी से प्राप्त होता है, ये प्राप्ति स्थल है जहां से इनको प्राप्त किया जाता है। सेल्यूलोज को ही अलग करने के लिए दूसरा यहाँ एंजाइम ड्राइलेज काम में लिया जाता है, ड्राइलेज। और ड्राइलेज को कहां से प्राप्त किया जाता है, एपेक्स लैक्टिक्स से, एपेक्स लैक्टिस से प्राप्त किया जाता है। सेकंड आता है हेमीसेल्यूलोज, तो हेमीसेल्यूलोज को पृथक करने के लिए यहाँ कौन कौन से एंजाइम काम में लिए जाते हैं। हेमीसेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होता है हेमीसेल्यूलोज। दूसरा यहाँ पर राइजोजाइम HP, राइजोजाइम HP 150, ये भी कहां से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से, नाइजर या नाइगर से प्राप्त होता है। तो यहाँ हेमीसेल्यूलोज को अलग करने के लिए इन एंजाइम्स को काम में लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन को अलग करने के लिए पैक्टिन या पैक्टेट, क्योंकि मिडिल लेमिला को अलग करना है तो पैक्टिन से ज्यादा हम किसकी तरफ ध्यान देंगे, पैक्टेट की तरफ। हमको पैक्टेट को अलग करना है तो यहाँ इसके लिए किस किस को रखेंगे, पैक्टिनेज को, पैक्टिनेज का यूज करेंगे। और पैक्टिनेज यहाँ किससे प्राप्त होता है, ये भी एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। और इसके अलावा यहाँ पर मिश्रोजाइम, मिश्रोजाइम या पैक्टिक एसिड, इनका यूज यहाँ किया जाता है। तो ये मिश्रोजाइम यहाँ पर एस्परजिलस स्पीसीज से प्राप्त होता है, एस्परजिलस स्पीसीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ सेल्यूलेज के लिए, हेमीसेल्यूलेज के लिए, पैक्टेट के लिए यहाँ इन एंजाइम्स को काम में लिया जाता है। अब यहाँ काम में कैसे लिया जाता है सारे सारे एंजाइम्स को, क्या एक साथ काम में लेते हैं या स्टेप बाय स्टेप काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम मेथड में जो एंजाइम्स का जो समूह है, इन एंजाइम्स को एक साथ भी काम ले सकते हैं और अलग अलग प्रकार से भी काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स हमको प्राप्त हैं या फिर हमारे पास में जो एंजाइम प्रेजेंट हैं, इन एंजाइमों में 0.5% मिश्रोजाइम, सेल्यूलेज यहाँ पर लिया जाता है 2%। इनको सॉल्यूशन में, जो हमारे पास में हमने पर्ण को जिस सॉल्यूशन में डाला, पर्ण के टुकड़ों को, उनको इसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं।
एक साथ लेते हैं, सॉल्यूशन में डाल देते हैं। मिसरोजाइम को 0.5% और 2% सेल्यूलोज को सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन हमने एक साथ यहाँ पर लिया है, एक साथ इनको डाला है, यहाँ इसको कुछ समय के लिए एक साथ रखा जाता है। कुछ समय के लिए साथ रखे जाएंगे और साथ रखने के साथ ही साथ इनको हलित्र पर रखा जाता है। हलित्र पर क्यों? जिससे लगातार सॉल्यूशन क्या रहे, हलता रहे। सेल्स आपस में एक दूसरे से जैसे एंजाइम क्रिया कर रहे हैं वैसे एक दूसरे से अलग होती रहे। तो इस सॉल्यूशन को एक साथ काम में ले सकते हैं और अलग अलग भी काम में ले सकते हैं। तो दोनों मेथड्स को देखते हैं अलग अलग कि एक साथ कैसे काम में लेंगे और अलग अलग कैसे काम में लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एक चरणी विधि या मिश्रित एंजाइमी उपचार। मिश्रित एंजाइमी उपचार। मिश्रित एंजाइमी उपचार में क्या करेंगे, सभी एंजाइम्स को एक साथ प्रयुक्त करते हैं। जितने भी एंजाइम्स हमारे पास में हैं, चाहे हमको सेल वॉल को पृथक करना है, चाहे कोशिकाओं को पृथक करना है, तो यहाँ सभी को हम क्या करते हैं, एक साथ काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, एक साथ काम में लेने के लिए हमारे पास में सेल्यूलोज को अलग करने के लिए है सेल्यूलेज ओज़ोनिका आर्टेन, और हमारे पास में हेमी सेल्यूलोज को भी अलग करने के लिए और साथ ही साथ में पैक्टेट को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्यूलोज ओज़ोनिका आर्टेन प्लस पैक्टिनेज प्लस इसके साथ साथ यहाँ हम कुछ शुगर भी लेते हैं, और शुगर के रूप में या तो सर्बिटॉल लेते हैं यहाँ पर या मैनिटॉल। सर्बिटॉल या मैनिटॉल, किसी एक को लेंगे और इन सब को लेकर के कहाँ डाल देंगे, पर्णयुक्त सॉल्यूशन में। पर्णयुक्त सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन किस में होता है, या तो पेट्री डिश में होगा या फिर किस में होगा, कोनिकल फ्लास्क में। तो उसके अंदर इसे हम डाल देंगे। सारे एंजाइम्स को लिया, सर्बिटॉल या मैनिटॉल को लिया, किस में डाल दिया, पर्णयुक्त सॉल्यूशन में। अब इस पर्णयुक्त सॉल्यूशन को क्या करेंगे कि पर्णयुक्त सॉल्यूशन को हमको लगातार क्या करना है, हिलाना है। तो यहाँ पर पहले तो पीएच स्थिर की जाती है, तो यहाँ पीएच रखी जाती है फिक्स 5.5 पर। पहले पीएच अगर ऊपर नीचे है तो इसको ला करके 5.5 पर क्या कर लेंगे, हम स्थिर कर लेंगे। उसके बाद इस सॉल्यूशन को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर 16 से 18 घंटे, 16 से 18 घंटे रखा जाता है, और ले जाकर के इसको कहाँ रख देते हैं, हलित्र पर। हलित्र पर रखते हैं। हलित्र पर क्यों रखते हैं कि यहाँ हलित्र पर लगातार इस सॉल्यूशन को हिलाना है, और यहाँ 10 से लेकर के 20 आरपीएम इस हलित्र की घूमने की जो रेट है वो फिक्स कर देते हैं कि 1 मिनट में 10 से 20 बार ही घूमेगा ये। अब यहाँ पर सेल्यूलोज ओज़ोनिका आर्टेन किसको गलाएगा, सेल्यूलोज को। ये किसको गलाएगा, मिडिल लेमिला को। तो यहाँ पहले तो कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी, सेल वॉल पृथक हो जाएगी, और हेमी सेल्यूलोज की आवश्यकता है कि यहाँ इसी सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ मिश्रित एंजाइमी उपचार में एक बार में क्या कर लिया जाता है, सारी की सारी सेल्स को एक दूसरे से पृथक कर लिया जाता है, साथ ही साथ सेल्स के ऊपर से सेल वॉल को भी यहाँ से अलग कर लिया जाता है। सेकंड मेथड जो आता है वो आता है अनुक्रमिक विधि या द्वैचरणी विधि। अनुक्रमिक विधि या द्वैचरणी विधि। तो यहाँ एक साथ ना लेकर के एंजाइम्स को क्या करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप दो विधियों में काम में, दो स्टेप में काम में लेंगे। सेकंड, अनुक्रमिक या द्वैचरणीय विधि। अनुक्रमिक या द्वैचरणीय विधि। यहां दो स्टेप में काम होगा। पहले दो चरण है, दो स्टेप में काम होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पर्णखंड को लेंगे, पर्ण के टुकड़े को लिया, पर्णखंड को लिया। इस पर्ण के खंड को लेकर के इसको 0.5% पैक्टिनेज, पैक्टिनेज प्लस 0.3% यहाँ पर हम पोटेशियम डेक्सट्रेज, पोटेशियम डेक्सट्रेन यूज करते हैं। सारा लिया हमने और एक सॉल्यूशन में डाल दिया, क्योंकि पर्ण कहाँ उपस्थित है पहले से ही सॉल्यूशन में। इन सब को लेकर के, पर्णखंड को लेकर के 5% पैक्टिनेज और 0.3% पोटेशियम डेक्सट्रेन को इसके अंदर डाल दिया। अब क्या किया, इसको पूरे के पूरे सॉल्यूशन को क्या किया, हल्का गर्म, पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हल्का गर्म किया। और यहाँ इसको करीबन कितने, 15 मिनट के लिए, पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हल्का गर्म लगभग 15 मिनट के लिए करते हैं। इसके बाद में इसका किया जाता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण वही घुमाया जाता है फिक्स आरपीएम पर। तो यहाँ पर सेल्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग। पैक्टिनेज है, मिडिल लेमिला को तोड़ने का कार्य करेगा। तो मिडिल लेमिला अलग टूटेगी तो सेल्स क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। अब हमारे पास में सेल्स का बिखरा हुआ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब सेल्स के बिखरे हुए सॉल्यूशन से हमको क्या करना है, सेल वॉल को अलग करना है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में जो हमारे पास में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, इनको इस सॉल्यूशन को लेंगे। इस सॉल्यूशन में सेल्यूलोज का यूज करेंगे और यहाँ पर 2% सेल्यूलेज डाल देते हैं इस सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम 2% सेल्यूलेज डालेंगे प्लस 30% मैनिटॉल का यूज करते हैं। 30% यहाँ पर मैनिटॉल का यूज करेंगे। पूरे के पूरे सॉल्यूशन को लेंगे और पूरे के पूरे सॉल्यूशन को यहाँ 5.5 pH पर, pH स्थिर रख देंगे 5.5। और इसको अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे और यहाँ करीबन 30 मिनट तक करीबन 90 मिनट तक 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद में जो सॉल्यूशन हमारे पास में होगा उसका क्या करेंगे, अपकेंद्रण। फर्स्ट स्टेप में हमने सेल्स को अलग किया और अपकेंद्रण के बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेल वॉल अलग। सेल वॉल क्या हो जाएगी, यहाँ अलग। सेल्स अलग हो गई और सेल वॉल अलग हो गई। अब हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, विदाउट सेल वॉल के प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिस पर केवल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल अलग हो गई। अब इसका क्या करना है हमको, स्वच्छ। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमारे पास में फ्लास्क में या फिर पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी हमने लिया है, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं और इन अशुद्धियों को अब हमको शुद्ध करना है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, विलगित जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है
प्रोटोप्लास्ट का शुद्धिकरण। इस प्रोटोप्लास्ट का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने एंजाइम्स को यूज लिया है, विभिन्न सॉल्यूशन के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स डाले, सर्बिटॉल या मैनिटॉल को भी यूज में लिया है। तो इन सबको क्या करना है? हमको अलग मिडिल लेमिला के खंड भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर सेल वॉल हटाइए तो उसकी भी खंड यहाँ पर अशुद्धियां यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है? अशुद्ध। इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है? शुद्ध। और शुद्ध करने के लिए इसमें से हमें क्या लेना है? केवल प्रोटोप्लास्ट। हमको केवल और केवल प्रोटोप्लास्ट चाहिए, बाकी हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो शुद्धिकरण के लिए यहाँ हम दो विधियों को काम में लेते हैं। एक तो आती है उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन विधि जो यहाँ घनत्व के आधार पर कार्य करती है, घनत्व के आधार पर कार्य करती है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है जिसमें सारी की सारी चीजें मिक्स हैं, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम? इसके अंदर और मैनिटॉल, सर्बिटॉल, इसी सॉल्यूशन के अंदर मैनिटॉल, सर्बिटॉल और साथ ही साथ सुक्रोज डालेंगे। डालने के बाद में सबको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में यहाँ इसका फिर किया जाता है अपकेंद्रण। इस सॉल्यूशन में इन सारी चीजों को डाल दिया और फिर इसका किया जाता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण करने के बाद में जैसे ही ये सॉल्यूशन स्थिर होगा, अपकेंद्रण किया, सॉल्यूशन क्या हुआ? स्थिर। जब सॉल्यूशन स्थिर होगा, घूमने से रुकेगा, तो घूमने से रुकेगा तो अब क्या होगा? यहाँ पर जो हल्की है, जिनका घनत्व कम है, वो तो क्या आ जाएंगी? ऊपर, और जिनका घनत्व ज्यादा है, जो भारी है, वो क्या हो जाएंगी? नीचे। तो प्रोटोप्लास्ट का क्या है? घनत्व कम। तो जो प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लास्ट तो कहाँ आ जाएगा? सतह पर, और बाकी सतह सारी चीजें कहाँ रह जाएंगी? नीचे। तो इस प्रोटोप्लास्ट को पिपेट के जरिए, पिपेट के द्वारा यहाँ से अलग कर लिया जाता है। पिपेट के द्वारा क्या करेंगे? यहाँ से अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से उत्प्लावन विधि से यहाँ हम प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड आता है, वो दूसरा मेथड आता है यहाँ पर तलछटीकरण विधि। तलछटीकरण विधि। इस मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ पर नाइलॉन की छलनी ली जाती है। नाइलॉन की छलनी ली जाती है, और ये छलनी के जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र 50 से लेकर के, ये छिद्र 50 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर की अमाप के होते हैं। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास में था, जिसमें एंजाइम मिक्स हैं, जिसमें सेल वॉल मिक्स के टुकड़े मिक्स हैं, मिडिल लेमिला के टुकड़े मिक्स हैं, उसको छलनी से छान लेंगे। तो छन्नित्र कहाँ चला जाएगा? छन्नित्र छन जाएगा। अब जो छन्नित्र छन करके गया है, इस छन्नित्र में ना तो टुकड़े उपस्थित होंगे, केवल क्या उपस्थित होगा? यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में क्या होंगे? जो हमने मैनिटॉल वगैरह सर्बिटॉल लिए हैं, गुलित अवस्था में उपस्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। अब हमारे पास में जितने भी फालतू के जो अशुद्धियां थी, वो अशुद्धियां इस आकार से जितनी भी बड़ी होंगी, वो तो सारी सारी कहाँ रह जाती हैं? ऊपर। केवल नीचे क्या जाता है? नाइलॉन की छलनी से छन करके छनित्र नीचे पहुंचता है। अब इस छनित्र को हम क्या करना है? क्योंकि अब इस छनित्र में हमारे पास में यहाँ एक तो एंजाइम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसी में कुछ मात्रा में शुगर घुली हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या उपस्थित है? प्रोटोप्लास्ट। अब इनको कैसे अलग करें यहाँ सॉल्यूशन में से? तो अब इसमें से क्या करते हैं? जो अशुद्धि हल्की होती हैं, वो तो ऊपर तैरती हैं,
हल्की अशुद्धि। ऊपर तैरेगी। तो यहाँ प्रोटोप्लास्ट भारी है और अशुद्धियां हैं वो क्या है, हल्की। तो अशुद्धियां तो ऊपर आ जाएंगी, जिनको क्या कर लेंगे, पिपेट के जरिए बार बार, ये मेथड 5-6 बार दोहराया जाता है, बार बार वो तैर करके ऊपर आएंगी। अपकेंद्रण करेंगे, अपकेंद्रण के बाद में जैसे ही अपकेंद्रण रुकेगा, द्रव घूमने से रुकेगा, उसमें पिपेट से इन अशुद्धियों को बार बार अलग कर लिया जाएगा और प्रोटोप्लाज्म उसके पैंदे में रह जाएगा। तो अब हमारे पास में जो प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा है, शुद्ध। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ शुद्ध प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो गया, जीव द्रव्य प्राप्त हो गया। अब इस जीव द्रव्य को जो यहाँ पर हमको प्राप्त किया है, हुआ है, अब क्या करेंगे, हमने आइसोलेशन भी कर लिया और साथ ही साथ इसका क्या कर लिया, शुद्धिकरण भी कर लिया। तो अब इसको लेकर के हम प्रोटोप्लास्ट को लिया और प्रोटोप्लास्ट को लेकर के CPW 13M में प्रोटोप्लास्ट को डाल दें। CPW 13M में प्रोटोप्लास्ट को लेकर के यहाँ डाल देंगे। क्यों, C मतलब सेल, P मतलब प्रोटोप्लास्ट, W का मतलब वॉशिंग और M का मतलब है यहाँ पर मीडियम। जो हमने यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट लिया है, इस प्रोटोप्लास्ट को धोना है और धोने के लिए यहाँ पर CPW 13M का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इस सॉल्यूशन में डाल करके इसका क्या कर लिया जाता है, शुद्धिकरण कर लिया जाता है। और यहाँ जो pH होती है वो pH 5.8 स्थिर कर ली जाती है। धोने के बाद में अब बिल्कुल शुद्ध प्रोटोप्लास्ट हमको मिला है। धोने के बाद में हमको शुद्ध प्रोटोप्लास्ट मिला है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को कहाँ ले जाएंगे हम, पोषक माध्यम। इसको पोषक माध्यम में ले जाते हैं, जहां इसका क्या करना है, हमको संवर्धन करना है। तो प्रोटोप्लास्ट जिसको हम पोषक माध्यम पर लेके गए, यहाँ कुछ समय बाद, ये टाइम मिनटों में भी हो सकता है और एक दिन में भी हो सकता है। तो यहाँ या तो मिनट में लगेगा या लगभग 1 डे लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, इसके ऊपर सेल वॉल, जो प्रोटोप्लास्ट बिखरा हुआ है उसके ऊपर सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। सेल वॉल पहले बहुत लूज होती